नमस्कार दोस्तों, यह है NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। हिस्ट्री की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। तो चलिए, और जहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा और उनके राज्य, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है वो काफ़ी अपना वेटेज रखती है और सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से कैसे भी वो क्वेश्चन दे सकता है, चाहे समझ पे आधारित, कथन कारण वाले हैं या परफेक्ट पे आधारित। तो हर एक लाइन याद होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। राजा और उनके राज्य। राजा और उनके राज्य। राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। मानचित्र 1 में 7वीं से 12वीं। सातवीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। परिवर्तनशील सीमाएं। परिवर्तनशील सीमाएं ये बदलती रही है, इसका मतलब ये है, यानी कि चेर, पांड्य, चोल, है ना, कावेरी नदी नीचे है। इसके बाद में तुंगभद्रा नदी, ये तुंगभद्रा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है ना, कृष्णा नदी, मानखेत, मालखेत, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट, और पूर्वी चालुक्य बेगी, कलिंग, उड़ीसा है ना, गंगा, उत्कल। फिर पश्चिम बंगाल में थे पाल, बंगाल पाल, पहाड़पुर, कामरूप। फिर ये हैं चाहमान, कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, प्रयाग, बनारस, इंद्रप्रस्थ, अनरटा, अनरटा। सायस कश्मीर, मुल्तान के अरब। सायस कश्मीर, मुल्तान के अरब। मंसूर, मंसूर के अरब, सायस कश्मीर, मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब। इंद्रप्रस्थ, चाहमान, कन्नौज, तिब्बत, नेपाल, कामरूप, पहाड़पुर, पाल। जब नीचे तो हैं चेर, पांड्य और चोल है ना। इसके बाद में राष्ट्रकूट, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, मालखेत, मानखेत, मालखेत या मानखेत। फिर पूर्वी चालुक्य बेंगी, कलिक, गंगा है ना, उत्कल। फिर पहाड़पुर, पाल, कामरूप। इसके बाद में इधर है इंद्रप्रस्थ, चाहमान, कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार। 2-3 थे यहाँ पे, परमार, चंदेल है ना, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, परमार, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल। मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, और ऊपर है सायस कश्मीर। बताइए, उत्तरी भारत की वो कौन 3 शक्तियाँ थी जिनमें आपसी युद्ध होते रहे थे? गुर्जर प्रतिहार और परमार, चंदेल। कन्नौज के लिए क्यों होते थे इसमें लड़ाई? पहाड़पुर, कामरूप, राष्ट्रकूट। ठीक, यहाँ 3 थे, ठीक है ना, नीचे। और इसमें राष्ट्रकूट थे, ओनली राष्ट्रकूट। इसमें पूर्वी चालुक्य है ना, और चालुक्य यहाँ पे, और यहाँ पाल, और इंद्रप्रस्थ, चाहमान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, प्रयाग, बनारस। 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान यानी चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? नए राजवंशों का उदय।
7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मातहत का मतलब क्या है? नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। बताइए मातहत किसे कहा गया है? सामंतों को। उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी। महासामंत में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये पूछ लेगा ना, बताइए महामंडलेश्वर किनको कहा जाता था? सामंतों को ही। पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीनस्थ थे। कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के, ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कौन राष्ट्रकूट? बताइए राष्ट्रकूट पहले किन के अधीन थे? चालुक्यों के, चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। ठीक है ना, दंती दुर्ग ने उसे हराया और हिरण्य गर्भ यानी शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ये मतलब था भाई इस यज्ञ का। हिरण्य गर्भ, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक या याचक जन्मना क्षत्रिय यानी कि जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मा और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मा, गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमश कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्य एवं प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की समझ में नहीं आई भाई। नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ये खंडित कर रखी है मूर्ति, मुगलों ने की होगी शायद। भगवान नरसिंह की मूर्ति है। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में देखा गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। बात है कब की?
15 का, एलोरा की गुफा 15, बताइए एलोरा की जो गुफा 15 है उससे कौन सा चित्र मिला है? विष्णु का नरसिंह अवतार। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा की गुफा 15 का, गुफा 15 का चित्र है। गुफा 15। विष्णु को नरसिंह अवतार पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। अब अगर वो पूछना चाहे तो कैसे पूछेगा, ये बताइए एलोरा की गुफा 15 से कौन सा प्रसिद्ध चित्र मिला है? विष्णु भगवान का नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह, या फिर भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार का चित्र कौन सी गुफा से मिला है? गुफा 15, 16, 17, 14। 15 किस काल के हैं? राष्ट्रकूट काल की कृति है एलोरा की गुफा। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? हाँ, महत्वपूर्ण था भाई, क्योंकि आम जनता उसको कबूल नहीं करती थी, ठीक है ना। और ऐसी भी बात नहीं है, अगर शक्तिशाली सम्राट है और योग्य है, प्रतिभावान है, तो जनता को मानना ही पड़ता था। काफ़ी राजा क्षत्रिय कुल में नहीं जन्मे थे। महाराजाधिराज पदवी का मतलब था राजाओं के राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब है 3 भुवनों का स्वामी। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण, गुजर प्रत्यार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कदम, मयूर शर्मण और गुजर प्रत्यार थे, ब्राह्मण थे भाई, और क्रमशः कर्नाटक राजस्थान अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। गुजर प्रत्यार क्या थे? गुजर प्रत्यार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। राज्यों में प्रशासन त्रिभुवन, बस नाम से पता चल रहा है पदवियों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो है सामंतों की है। इन नए राजाओं में से कईयों ने राजाओं की बात है, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या वैध किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। कभी कभी इस हिस्से को इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों और कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या वैध किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर बेटी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ये क्वेश्चन आ चुका है और वो सिर्फ एक ही लाइन देगा, बेटी है ये क्या है? बेटी, ये कर था भाई बेटी, और सबसे ज़्यादा उल्लेख इसका ही मिलता है। तमिलनाडु की बात है। यानी जबरन श्रम और कद माई यानी कि भू राजस्व थे।
बेटी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। बेटी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर, सब जगह कर ही कर लग रहा है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के, तमिलनाडु में किस वंश का शासन था? चेल, चोल, पांड्य। करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित करें बेटी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का उल्लेख होता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। मंदिरों और दुर्गों संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों प्रयोग की संभावना, मतलब यह संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, चाहे वो राजस्व वसूली का हो या फिर सेना का कोई प्रमुख पद हो। राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे बोरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे बोरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, यानी उनके ही शासन में रहते थे। नागवट्टी की उपलब्धियाँ। ये कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागवट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। संस्कृत में लिखी गई और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागवट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। नागवट की बात है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा
किरात बनवासी तुस्सर के तौर पर वश्म मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य को पराजित किया। पूछ सकता है वो, बंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनर्थ का मतलब है गुजरात का हिस्सा। मालवा ये तो याद है ना, मध्य प्रदेश का। लेकिन किरात बनवासी तुरुस्क तुर्क वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। किसने? कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। सिंध विंध्याचल महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा के हिस्सा के राजा उनके आगे तभी दराज हो गए जब वे राजकुमार थे। किसकी प्रशंसा हो रही है? ये हो रही है भाई साहब नागभट्ट की। कहाँ से पहले नागभट्ट से संबंधित प्रशस्ति कहाँ से मिली है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर उल्लेखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये देखिए ताम्र तांबे पर लिखी हुई है भाई। ये भूमि दी जाती ना, तांबा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। जब ये तांबे पे कैसे लिख देते होंगे? देखिए एकदम पेन किसी ने लिख रखा है। तमिलनाडु के हैं दक्षिण साइड के। पट्टा रख ले तो इनको, शायद ये मोर है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे, यानी कि लिखे हुए होते थे, यानी लिखे जाते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। और यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। 9वीं सदी की बात आ रही है। शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राशि मोहर लगी है, जो बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावों उन्होंने क्यों किए होंगे? इसी तरह के दावे किए थे। काफ़ी पुराने है भाई, 9वीं शताब्दी। भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ी लगाकर भूमि की सीमा को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर यह चीज़ है: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव। बोबी मतलब चबूतरे, नहरें, काइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है।
वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहरें बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो, तटबंधों का निर्माण हो। लेक में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों को लेकर उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि उनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। बात किसकी आ रही है? यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमा को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फल उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बोपी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है, जिसे वह इससे कर वसूली कर सकता है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वाहनों, वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो, तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी के बृहद संस्कृत काव्य की रचक है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। 12वीं शताब्दी में इसे कल्लड़ नामक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। 12वीं शताब्दी कल्लड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। नाम क्या है? नाम नहीं दिया यार। दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। कुछ छूट थोड़ी गया है। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? 400 कर। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का मतलब है दीवार पे चित्र किया जाता था। भित्ति चित्र। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। एक मिनट थम जा भैया, थम जा। धन के लिए युद्ध, है ना। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, ठीक है ना, कोई फिक्स एरिया। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे और एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्रीय गंगा घाटी में कन्नौज नगर इसके ऊपर काफ़ी लड़ाई हुई है। कन्नौज नगर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के। जब ये क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन ये आया था, ये बताइए, जो कन्नौज के ऊपर लड़ाई लड़ी गई थी वह निम्नलिखित 3
प्रमुख शक्तियों में लड़ी गई थी, वो थी या फिर वो थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या फिर चालुक्य, ऐसे देगा वो। या फिर एक में दे देगा गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, और दूसरे में देगा राजपूत, चालुक्य और चोल, राजपूत, है ना, पाल और पल्लव, ऐसे देगा वो। गुर्जर प्रतिहार, राजपूत, पाल, ओनली 3 है। गुर्जर प्रतिहार जैसे कि ये भारत है अपना, है ना, ये भारत है, ये भारत है। जब गुर्जर प्रतिहार ऊपर है, राष्ट्रकूट यहाँ है ना, पाल यहाँ है और कन्नौज यहाँ था भाई। एकदम ये क्या है कि धन्य धान्यों से और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्णता है कन्नौज, ठीक है ना, संपन्न क्षेत्र था। इस वजह से लड़ाई लड़ी जा रही थी भाई, कोई पैसे की लड़ाई है। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। यह आता है क्वेश्चन, बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में किन किन के महत्व हुआ था। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, यानी लूटते थे, और मंदिरों में ही था भाई उस समय पैसा। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद गजनवी, गजनी का, अफगानिस्तान। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से और 25 हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। गजनी कहाँ का था? अफगानिस्तान का। कितनी बार आक्रमण किया उपमहाद्वीप पर? 17 बार, 19 बार, 22 बार, 23 बार, 17 बार, 1000 से 1025। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाते थे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, ये राजस्थान से थे भाई, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात में थे चालुक्य, और चाहमान थे राजस्थान में, है ना, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में, चोल दक्षिण में, पाल बंगाल में, गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगते भाई, पूर्व में अलग थे। गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192। पृथ्वीराज तृतीय का वंश था चाहमान, यहाँ पर चौहान, चाहमान। 1168 से 1192 जीवन काल है 70, है ना, 70 और 20 92, जब 22 और 2 24 और 2 26। जीवन काल नहीं है, राजनीतिक शासन काल है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में मारा है, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। इसमें यह नहीं उल्लेख दिया है कि भाई 11 बार हरा दिया, फिर वैसे हरा दिया, एक बार की वादे रखी, 1191 में मराया। किताब सही है, इसमें जो ज़रूरत है और सही है और ऑथेंटिक है कि भाई ये नहीं कि जो मनगढ़ंत कहानियाँ चली आ रही है जिनका कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है तो चलो उनको वो कर दिया, नहीं, जो है
और जो इतिहास में है वही है। अब इसमें ये लिख सकता था कि भाई 17 बेर हरा दिया या फिर वो शायद आगे की किताबों में हो है ना, 11 में मरा, ये तो उल्लेख है ना, 11 में मराया। चोलराज चोलराज नज़दीक से एक नज़र मानचित्र को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। मानचित्र को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। अब है भाई साहब चोल राज्य, और ये रिया चोल राज्य देखिए, गहरा है ना, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा है, और जो कम गहरा है इसका मतलब यहाँ है लेकिन कम प्रभाव था। ज़्यादा लाल है, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव था। काकतीय, वो आई थी ना एक मूवी, वो क्या है, बाहुबली, उसमें है महिष्मती। महिष्मती वो दक्षिण से ही संबंधित है, महिष्मती साम्राज्य। उड़ीयू से तंजावुर तक। उड़ीयू से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा में, कावेरी देख ले, कावेरी दे रखे हैं वैसे, चित्र है ना ये, कावेरी कावेरी एरी, कावेरी कावेरी नदी के डेल्टा यहाँ की बात है। तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, मेलखेत, राष्ट्रकूट, गोदावरी नदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गुजर प्रतिहार एरिया भाई, गुजर प्रतिहार, परमार, चंदेल, चाहमान, इंद्रप्रस्थ, पाल, राष्ट्रकूट, मालखेत या मानखेत, पूर्वी चालुक्य, चालुक्य गुजरात में भी है, हैं? चोल सत्ता में कैसे है। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। ठीक है साहब। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये इसके बारे में पहले बता दी। मातहत मतलब सामंत। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत थे, यानी इनके अंडर में थे। उड़ियार के चोलवंशी प्राचीन मुख्य परिवार के विजयपाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। दोबारा से देखते हैं, उड़ीयूर से तंजावुर तक चोलवंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के जैसे कि ये भारत है ना, जब चोल, चेर, पांडे या फिर पल्लव आते थे। उड़ियार के चोलवंशी प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। उड़ीयूर से तंजावुर तक उड़ीयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे है। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी।
मुट्टिडियार। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत थे। उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालय ने उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। जब यहाँ से देगा वो क्वेश्चन, अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो। ये बताइए मुट्टियार का शासक था, कहाँ शासन था? कावेरी डेल्टा में। पल्लव राजाओं का वे कांचीपुरम के चोलवन सत्ताम के शहर कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माताती थे, यानी सामंत थे। उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार के उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। मानचित्र को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। मानचित्र को देखकर वे कारण बताइए जिनके चलते शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। उपजाऊ था वह इस वजह से। चोल राज्य और उसके पड़ोसी। गंगईकोंड चोलपुरम, तंजावुर, उरेयूर, मदुराई, पांड्यन, कोच्चि, गंगावादी, चोल, बनवासी, नोलमावादी, काकतीय, बेगी, दक्षिणी कलिंग, दक्षिण कलिंग, यादव, चोल विक्रमादित्य 6 के अंतर्गत। कदम, बादामी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी है ना, जे के नीचे है ताप्ती नदी। महानदी यह है उड़ीसा में, है ना। और जो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के नीचे गोदावरी। जब यादव कहाँ बसे हुए थे? ताप्ती और गोदावरी नदी के मध्य में। चालुक्य विक्रमादित्य 4 के अंतर्गत। कल्याणी, कदम व बादामी। ये तो महाराष्ट्र में है, कदम और कल्याणी तो। बादामी। काकतीय वंश, बनवासी, नोलामवादी, बेगी, दक्षिणी कलिंग, फिर नार नदी, कोच्चि, गोदावरी, उरेयूर, तंजावुर, मदुराई, पांड्यन, गंगईकोंड चोलपुरम। पांड्यन, मदुराई, उरेयूर, तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम। उरेयूर से तंजावुर तक चोल राज्य और उसके पड़ोसी। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य के हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों
के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और काशी मूर्ति कला। दोबारा देख ले। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। दक्षिण और उत्तर के, दक्षिण के थे कौन? पांड्यन, और उत्तर के पल्लव। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य के हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, राज सुपर मैन, राजराज यानी सबसे पावरफुल, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य का प्रशासन भी पुनर्गठन किया। राजराज्य के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। जब 985 में राजराज प्रथम, पुत्र का नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम। और ये से तंजावुर तक धन के लिए युद्ध। अब है धन के लिए युद्ध। ये तो पढ़ लिया अपन ने। मैंने पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192। काकतीय बनवासी, यानी कि ये वंश है। ये बनवासी, गंगाबादी, चोल, कोची, गंगाबादी समझ के उत्तर में मत चल जाना भाई, नीचे है। पांड्यन, मुदराई, उड़ेयूर, तंजावुर, गंगकोंड, चोलपुरम। भव्य मंदिर और काशी मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित मूर्तियों की दृष्टि से एक चमत्कार है। भाई जो शक्तिशाली सम्राट है तो शक्तिशाली ही निर्माण करवाएगा। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित मूर्तियों की दृष्टि से एक चमत्कार है। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रम से पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें भी देखिए। ठीक, ये कौन सा मंदिर है? गंगईकोंडपुरम का मंदिर। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। भाई बात समझ में? चोल प्रतिमाएं।
ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। आभूषण है। आभूषण है। वस्त्र है। पैजेब वगैरह है। हाँ, पैजेब है, यहाँ पर खड़ा है। हाँ नहीं, पैजेब ही है शायद, पैजेब जैसा है कुछ। ये पतली वो है। कृषि और सिंचाई। चौलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मार्च तो दो देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषत चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इसके इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। 5वीं और 6ठी सदी में कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए। एक चोल का स्मृति कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ये चांदी वगैरह का आभूषण है। उस समय वस्त्र उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में था भाई। वस्त्र और तांबा उद्योग, धातु उद्योग भी होगा। दोनों हाथों में है। ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रही बात। ये कुंडल बड़े हैं और मुकुट है वो लंबा है। नवीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार ओस से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रभाव को संचालित करता है। नई शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया। समझ में नहीं है यार, ऐसे कैसे नियंत्रित किया जाता था भाई। हम्म, नवीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। स्मार्ट रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना। इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए।
ज़्यादातर नए शासकों साथ साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियों को जो और कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। साम्राज्य का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो और कहलाती थी सिंचित खेती के नाम बहुत समृद्ध हो गई थी। और किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? और 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 ठीक है। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। तमिलनाडु गांवों के समूह को आई बात समझ में? तभी है भाई तमिलनाडु नाडु। इस तरह गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था, यानी कि ज़िले को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु नाडु का पहले मतलब था गांवों के समूह को। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदे वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन ये किसान ये आ सकता है भाई। वो क्या देगा? वो ये देगा मुवेद वेलन क्या है, किसे कहते हैं, क्या मतलब है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन बेलन यानी कि किसान है, हैं? मुवेद बेलन बेलन किसान को बोलते हैं। अर प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। साम्राज्य का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था? दोबारा से देखते हैं। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो और कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। गांवों के समूह को ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल किया। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। धनी किसानों को उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में कई धन भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद बेलन 3 राजाओं की को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन एक किसान अरियार प्रधान जैसी उपाधि दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद सौंपे। भूमि के प्रकार चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेख मिलता है। वेललैंड वगाई गैर ब्राह्मणों के किसान स्वामी की भूमि आ चुका है क्वेश्चन। वेललैंड वगाई ब्राह्मण जो नहीं है उन किसानों की भूमि। ब्राह्मण नहीं है उन्हें गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है उन किसानों की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि वेललैंड वगाई ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को परम दी गई भूमि। ये तो नाम से पता चल रहा है। शाला भोग किसी विद्यालय रखरखाव के लिए भूमि। देवदान है ना किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान तिरुनमट्टकन्नी मंदिर को परम दी गई भूमि। जब वो ये देवदान नहीं देगा भाई देवदान से तो अर्थ का पता चल रहा है ना। वो ये देगा तिरुनमट्टकन्नी तिरुनमट्टकन्नी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम जैन संस्थान को दान दी गई भूमि। जब देख ये तो आ चुका है। बेलन वगाई क्या है? वो क्वेश्चन क्या दिया था? ऐसे दिया था बताइए गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता है? वेलन वगाई और ब्राह्मण को पार दी गई भूमि ब्राह्मण दे। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि शाला भोग।
और जा के बाद में है मंदिर को पुआड़ में दी गई भूमि। जब ये तो देवदान से तो पता चल रहा है, लेकिन वो देवदान नहीं देगा ऑप्शन में, ये देगा तिरुनमट्टकन्नी, तिरुनमट्टकन्नी, तिरुनमट्टकन्नी। पल्लीचंदम जैन संस्थान को दान दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां स्थित माई। प्रत्येक ब्राह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। यह सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरों के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टुकड़ों पर लिखे जाते थे। तालपत्र के छोटे टुकड़ों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अच्छा, लॉटरी पद्धति अब से नहीं है, काफ़ी प्राचीन काल से है। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टुकड़ों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। मुवेद बेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन। ये किसान। अरियार, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अब तो याद हो जाएगा, लेकिन बाद में कैसे पता चलेगा। मुवेद बेलन का मतलब है, बेलन का मतलब है किसान। 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान। और अरियार प्रधान को बोलते हैं। वेलन वगाई है ना। गैर ब्राह्मण, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों, सालाभोग कृषि विद्यालय, देवदान मंदिर गोपाल में, तिरुमन्नटकन्नी, पलिमचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। उनके नाम तालपत्र के छोटे टुकड़ों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे। लॉटरी पद्धति। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, यानी 3 साल ही है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम 12वीं शताब्दी की है। तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धृत। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अटा पड़ा पुल आया। एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेललाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे।
एक ऐसा समाज जिसे ब्राह्मण और बेललाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, यानी कि पुरा, जिसमें ऊंचे किस्म के पेशों में लगे खेती और मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गी मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलंगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलयार, यानी पुलया का बहुवचन तगड़े पुलयार, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दे दी। धान कुटती लहरदार बोलों वाली पुलया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया फैलती थी। शानदार सीन था भाई। हम्म। अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, यह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी लोगों में राजाओं और शक्तिशाली पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण। पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण। पुलया का क्या मतलब है? एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, पुरवा मतलब पुरा, जिसमें ऊंचे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। नगाड़े लटके हुए थे। नगाड़े नगाड़े ये काफ़ी प्राचीन टाइम से है। और नारियल के पेड़ों के नीचे, और ये जो नगाड़े हैं ना, इनका जो तमिलनाडु के जो मंदिर है ना, उनमें जैसे कि पूजा है, पूजा होती है तब बजाते हैं, विशेष पूजा होती है ना तब बजाते हैं नगाड़ों को। 10-10 12-12 बजाते हैं एक लाइन में खड़े होकर। इधर हो गए 10 12, इधर हो गए 10 12। और जो आरती होती है ना, विशेष आरती, विशेष फंक्शन होता है तब। 12वीं शताब्दी से उल्लेख है भाई नगाड़ों का। लाल कलंगी वाले मुर्गों के पौ फटने, पुलयार, पुलया का बहुवचन। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? क्या इस पूरे पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? पूर्वे या पुरा, यानी कि गांव से छोटा होता है, यहाँ पर जो गांव होता है उसके साइड में ही होता है पूरा। जित जितनी तरह की गतिविधियाँ चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेख में इन सबका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं। जो को आप देखे और सुन रहे हैं उनका वर्णन कीजिए। जोड़े बनाओ। गुजर प्रतिहार, गुजरात और राजस्थान राष्ट्रकूट, पाल बंगाल, चोल तमिलनाडु,
पश्चिमी दक्कन। गुर्जर प्रतिहार गुजरात राजस्थान। सही है। पाल सही है, चोल सही है, और गुजर प्रतिहार राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन महाराष्ट्र में थे, है ना। त्रिपक्षी संघर्ष में लगे 3 पका गए क्वेश्चन, कौन कौन से थे? पाल, गुजर प्रतिहार, पल्लव। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? चाहमानों के नियंत्रण में, इन चौहानों के। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? हवन या यज्ञ। तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? चोल मंदिरों के साथ नहर वगैरह की, है ना, सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी? है आर्थिक, सामाजिक, राजनीति सभी जुड़ी हुई है भाई। मानचित्र को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाही राजाओं के राज्य भी थी या नहीं। जिस तरह के पंचायत चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे? उत्तर मेरूर। इस अध्याय में दिखाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानता या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताइए। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है, वस्तु के रूप में है, या श्रम सेवाओं के रूप में? आज के समय वसूले जाने वाले करों के बारे में जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है, वस्तु के रूप में है, या श्रम सेवाओं के रूप में? बीज शब्द सामंत, मंदिर, नाडु, सभा। आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं, जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। ये पाठ था भाई। 35 से 70 वेदों का ज्ञान, उनके पास अपना घर होना चाहिए, भू राजस्व वसूला जाता है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी लोगों के राजाओं और शक्तिशाली पुरुषों के बारे में जो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की सभा द्वारा की जाती थी। पल्लीचंदम जैन। मुवेद वेलन 3 राजाओं। अड़ियार प्रधान। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु के जलधार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रभाव को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। एक चोल कांच मूर्ति है, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर, भव्य मंदिर और कांच मूर्ति कला। उरेयूर से तंजावुर तक धन के लिए युद्ध। भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था? ग्वालियर मध्य प्रदेश। बेटी सबसे अधिक उल्लेखित कर है बेटी। महाराजा धीराज। त्रिभुवन चक्रवर्ती। एलोरा की गुफा 15।
ऐरण। एलोरा की गुफा 15 का प्रतिशत जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात ऐरण नहीं है। नए राजवंशों का उदय। गुजर प्रतिहार। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, है ना।